पहला क्वेश्चन हमारा है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? दिए गए हैं आपको ऑप्शंस झेलम, चिनाब, सतलज और रावी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सतलज रिवर जो है इसका उद्गम भारत में नहीं है। अब बात करते हैं कि सतलज रिवर कहाँ से निकलती है। तो सतलज रिवर का उद्गम होता है तिब्बत में स्थित जो राक्षस ताल झील है, जिसे राक्षस ताल झील भी कहा जाता है, यहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। ऑप्शंस में दिए गए अदर रिवर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि झेलम जो है इसका उद्गम होता है जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से। चिनाब जो है इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा दर्रे से। और रावी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास में से। तो बाकी जो 3 नदियां हैं इनका उद्गम भारत से ही होता है, जबकि जो सतलज रिवर है वो इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट होती है। ये सभी नदियां जो आप देख पा रहे हैं ये इंडस रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की, यानी कि जो सिंधु नदी प्रणाली है। सिंधु नदी प्रणाली जो है ये कई सारी नदियों से मिलकर के बनी हुई है। मेजर रिवर इसमें सिंधु है और उसकी कुछ सहायक नदियाँ। तो इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें झेलम आती है और इसके साथ साथ चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है और जो छोटी छोटी नदियां हैं जैसे कि श्योक है, गिलगित है और गिलगित के अलावा में काबुल है और कुर्रम है, गोमल है। ये सभी नदियां सिंधु की इम्पॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। अगर डिस्कस करें कि सिंधु रिवर जो है वो कौन कौन से कंट्रीज़ से होकर बहती है, तो इसका उद्गम जो है वो तिब्बत के मानसरोवर लेक से होता है और यहाँ से ये ट्रेवल करती हुई, यानी कि तिब्बत हो गया पहला कंट्री, दूसरा ये इंडिया में इंटर करती है और उसके बाद पाकिस्तान में। और अगर इसके ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो छोटी बड़ी नदियाँ अफ़गानिस्तान से आकर भी इसमें मिलती हैं और फिर ये पाकिस्तान में इंटर करती हुई अरब सागर में जा कर के अपना जल पूरी तरीके से प्रवाहित कर देती है। कई सारी छोटी बड़ी नदियाँ इसमें आकर के मिलती हैं। ये जो इंडस रिवर है और इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, इनमें पानी आता है ग्लेशियर से, इसलिए ये नदियाँ साल भर बहती रहती हैं। सो इंडस रिवर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई कृष्ण अय्यर जो हैं इनका संबंध कौन सी नृत्य शैली से है? प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ई कृष्ण अय्यर का संबंध है भरतनाट्यम से। डिस्कस करते हैं भरतनाट्यम को। तो भरतनाट्यम जो है वो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भारत के टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली, कथक, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। सो डिस्कस करते हैं कि ये जो नृत्य हैं ये कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। भरतनाट्यम जो है इसका रिलेशन है तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश से, ध्यान में रखेंगे आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। कथकली इसका संबंध केरला से है, ठीक है। कथक का रिलेशन है यूपी से। दोनों ही कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, कथकली केरला और कथक का रिलेशन है यूपी से। ओडिसी ओडिशा से। और सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा में मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी केरला का है। तो जितने भी हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से 2 तो केरला के ही हो गए, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथक कहाँ का है? यूपी का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश से। ओडिसी ओडिशा का। सत्रिया ये हो गया असम का। मणिपुरी मणिपुर का। इनको संगीत नृत्य के रूप में मान्यता दी है संगीत नाटक अकेडमी ने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, छऊ नृत्य के बारे में आपने सुना होगा। तो क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय संस्कृति का कौन सा ऐसा नृत्य है जिसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया है। तो ये छऊ नृत्य है जिसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया है। इसको भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने शामिल किया है अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलकनंदा नदी का उद्गम कौन से ग्लेशियर से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलकनंदा नदी जो है इसका उद्गम होता है सतोपत ग्लेशियर से। अलकनंदा नदी जो है वो गंगा की स्रोत धारा है, यानी कि गंगा का ओरिजिन जहाँ से होता है वहाँ से अलकनंदा नाम से ही निकलती है और आगे आकर के काफ़ी बाद में इसका नाम गंगा पड़ता है। पूरी कहानी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये धाराएँ आपस में मिलती हैं। इसकी 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी और भागीरथी। इन सभी धाराओं से मिलकर के लास्ट में भागीरथी और अलकनंदा जो हैं वो गंगा नाम से आगे बढ़ती हैं।
अलकनंदा अन्य नदियों के साथ में विभिन्न संगम बनाती है जिन्हें प्रयाग कहा जाता है। अब इन पंच प्रयागों को हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से ये जो अलकनंदा रिवर है इसकी एक धारा चलती है, ब्लू कलर से आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में एक छोटी धारा धौली गंगा नाम से आकर के इसी अलकनंदा में मिलती है, और जहाँ पर ये मिलती है इस स्थान को विष्णु प्रयाग कहते हैं। जहाँ पर भी दो नदियों का संगम होगा उस स्थान को हम प्रयाग कहेंगे। तो पहला प्रयाग ध्यान में रखेंगे विष्णु प्रयाग। उसके बाद ये अलकनंदा की जो धारा है जिसमें धौली गंगा मिल चुकी है, ये आगे बढ़ती है और इसमें एक रिवर मिलती है आकर के नंदाकिनी। ये जो प्रयाग बनता है इसको कहते हैं नंद प्रयाग। ये नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पिंडार गंगा के नाम से एक रिवर आकर के मिलती है और इस प्रयाग को कहते हैं कर्ण प्रयाग। इसके बाद में केदारनाथ से बहती हुई आकर के यहाँ पर मंदाकिनी रिवर आप देख सकते हैं, ये रुद्रप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है, तो इस प्रयाग को रुद्रप्रयाग नाम दिया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और ये इसी अलकनंदा में आकर के देवप्रयाग के नाम से यहाँ पर प्रयाग बनाती है और इसके बाद में इसका नाम गंगा होता है। यमुनोत्री से निकलती है यमुना रिवर जो कि गंगा के पैरेलली बहती है। तो ये पूरी पंच प्रयाग की कहानी है, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन हमारा था कि अलकनंदा रिवर जो है इसका उद्गम कौन से ग्लेशियर से होता है, तो ये जो सतोपत ग्लेशियर है ये बद्रीनाथ में ही लोकेटेड है, यहाँ से अलकनंदा रिवर निकलती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है, तो दिए गई नदियों के अकॉर्डिंग जो बनास रिवर है इसका उद्गम होता है राजस्थान राज्य से। बनास नदी का उद्गम होता है राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली की पहाड़ियों में जो वेरोन के मठ है वहाँ से होता है इसका उद्गम। बनास नदी पूरी तरीके से राजस्थान के भीतर बहती है। बेरक और मनाली बनास नदी की राइट हैंड से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को। पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को और स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त को। कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ध्यान में रखेंगे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय युवा दिवस को अगर डिस्कस करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ये। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम लोग फरवरी में, कब, 28 फरवरी को। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिवस है राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस, ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। कुष्ठ रोग निवारण दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है, आर्द्र भूमि दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। थल सेना दिवस की बात करें यानी कि इंडियन आर्मी डे, तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। यहीं पर राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो बालिका दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये हम सभी को मालूम है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिवस है विश्व पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। यहीं पर डिस्कस करते हैं कि 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को हम लोगों ने डिस्कस किया पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई की अगर बात करें तो 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस ध्यान में रखेंगे। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है विश्व मलेरिया दिवस। तो मलेरिया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं विश्व मलेरिया दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। अंबेडकर जयंती की बात करें तो ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है, तो पीएमजीवाई जो है इसका पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया है यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है। योजनाओं से भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो पीएमजीवाई है इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कौन कौन से कार्यक्रम हैं, मिड डे मील योजना है, समेकित बाल विकास योजना है और किशोरी शक्ति योजना। ये तीनों कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम। ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी 2017 में, उसके तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्टार्ट की गई थी।
एक योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसमें जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनको पेंशन देने के लिए स्टार्ट की गई थी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, जिसे GKRA कहते हैं, GKRA, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये जो है जब कोविड-19 महामारी से जो ग्रामीण आबादी प्रभावित हुई थी उसके लिए स्टार्ट की गई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट योजना है। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन जो है, इसमें जितनी भी वित्तीय सेवाएं होती हैं उन तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट की गई थी योजना। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे कहते हैं PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये जो है वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए देश के जितने भी परिवार हैं उनको व्यापक वित्तीय समावेशन के तहत लाने की एक पहल थी। और संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो है, जिसे TSC कहते हैं, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, इसके तहत जो खुले में शौच है उसको ख़त्म करने और जो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको कम करने के लिए स्टार्ट की गई योजना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की इन कुछ योजनाओं के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। RBI जो है वो केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार नहीं करती है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके अलावा दिए गए तीनों ऑप्शन सही हैं। RBI जो है वो देश के विदेशी मुद्रा भंडार जितना भी है उसका संरक्षक है। RBI सरकार का बैंकर है और RBI बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत सरकार का बैंक है। ये देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करने का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय ही है जो आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाग करता है। RBI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इंडिया का सेंट्रल बैंक है ये। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। इसका एक्ट आया था 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट के नाम से, और उसके बाद ही 1935 में इसकी स्थापना हो गई। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पूरा जितना भी बैंकिंग सेक्टर है उसको कंट्रोल करने का काम RBI के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट की जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, उनमें हेल्प करता है RBI। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन हैं? तो श्री शक्तिकांत दास जी जो हैं, शक्तिकांत दास जी वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह जो है इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी का आकार और द्रव्यमान और शुक्र का आकार और द्रव्यमान लगभग एक ही जैसा है। शुक्र जो है ये पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी ग्रह है। इसकी संरचना बिल्कुल पृथ्वी के समान है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा, दोनों ही इसको टैगलाइन दिए गए हैं, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। शुक्र जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शुक्र के बारे में। तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं? मरकरी यानी कि बुध, वेनस यानी कि शुक्र, अर्थ यानी कि पृथ्वी, और मार्स यानी कि मंगल, और जुपिटर है बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 8 ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक होते हैं आंतरिक ग्रह और एक होते हैं बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यहाँ तक ये सभी जो है इंटरनल प्लैनेट्स होते हैं। और इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये बाहरी ग्रह हैं। जितने भी आंतरिक ग्रह हैं ये चट्टानी ग्रह हैं, चट्टानों से बने हुए हैं। और इसके अलावा जितने भी बाहरी ग्रह हैं ये सभी, इनको गैस दिग्गज भी कहा जाता है, गैस चैम्बर से बने हुए ग्रह हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स को डिस्कस करते हैं। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में ही है। नौरादेही टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व, ये सभी MP के इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं। कुछ अदर स्टेट्स के इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जैसे कि नामदफा टाइगर रिजर्व जो है इसका रिलेशन है अरुणाचल प्रदेश से, ध्यान में रखेंगे।
पक्के टाइगर रिजर्व कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका भी संबंध अरुणाचल प्रदेश से ही है। मानस टाइगर रिजर्व की बात करें, अभी हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देख रहे हैं, मानस टाइगर रिजर्व का संबंध है असम से, ध्यान में रखेंगे। नामेरी ये भी असम का ही है, नामेरी। काजीरंगा ये सभी फेमस टाइगर रिजर्व्स हैं, पूछे गए हैं कई बार एग्जाम्स में, काजीरंगा है। इसके अलावा में अब आ जाते हैं इधर नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये रिलेटेड है बिहार से, कई बार पूछा गया एग्जाम में। इंद्रावती की बात करें, इंद्रावती, तो ये इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, छत्तीसगढ़ में है ये। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये पड़ता है झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, झारखंड में है। बांदीपुर कई बार पूछा गया ये, बांदीपुर, बांदीपुर है कर्नाटक में, बांदीपुर अंसी भी इसको कहते हैं, बांदीपुर अंसी कहा जाता है, ये कर्नाटक में है। इसके अलावा में नागरहोल, ये भी कर्नाटक में है, कर्नाटक का इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है ये नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये बिलोंग करता है कर्नाटक से। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला का है, इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व, पेरियार ये बिलोंग करता है केरला से। और बांधवगढ़ हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बिलोंग करता है मध्य प्रदेश से, एमपी से बिलोंग करता है ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। मेलघाट जो है ये महाराष्ट्र से है। पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है। सह्याद्री जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नवेगांव टाइगर रिजर्व है, नगजीरा इसको कहते हैं, ये भी महाराष्ट्र से है। सरिस्का टाइगर रिजर्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये बिलोंग करता है राजस्थान से। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, ये भी राजस्थान से ही है। अब नीचे आ जाते हैं साउथ इंडिया की तरफ हम लोग, तो तमिलनाडु का इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। इसके अलावा में सत्यमंगलम भी है तमिलनाडु का। कवल जो है, कवल, कवल टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना से बिलोंग करता है, तेलंगाना से, ठीक है। अमराबाद ये भी तेलंगाना से है। और उत्तर प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व है, यूपी से बिलोंग करता है ये। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी यूपी का है। पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में 2-3 टाइगर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो सुंदरवन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, और दूसरा है बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, इसको भूलेंगे नहीं, छत्तीसगढ़ का है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो इस तरीके से सभी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है, तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो नर्मदा रिवर है ये अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। अगर हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो हमारा सदर्न मोस्ट पोर्शन जो है इंडिया का, अगर हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो साउथ इंडिया का पोर्शन हमारा कुछ इस तरीके से है। गंगा रिवर का उद्गम हम लोगों ने देखा था अभी, किस तरीके से गंगा रिवर का पूरा पंचप्रयाग से सिस्टम होते हुए ये आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यमुना रिवर जो है, यमुना रिवर भी इसकी पैरेलली आकर के प्रयागराज में संगम बनाती है और गंगा की धारा में ही मिल जाती है। कृष्णा रिवर की बात करें तो गोदावरी और इसके बाद कृष्णा और कावेरी ये साउथ इंडिया की मेजर रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये तीनों भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें से जो ऑप्शन है नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर जो है इस तरीके से फ्लो करती हुई अरब सागर में अपना जल गिराती है, ये है नर्मदा रिवर। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। एक्सेप्शन भी है साउथ इंडिया की, क्योंकि साउथ इंडिया में मोस्टली रिवर्स जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ, और अरब सागर में गिरने वाली मेजर रिवर्स में से एक है नर्मदा रिवर, सबसे बड़ी रिवर है इवन। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो देखिए नर्मदा भी डिस्कस किया हम लोगों ने, इसी के पैरेलली बहती है ताप्ती। सिंधु रिवर पूरा सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसकी कई सारी सहायक नदियों के साथ में ये इंडिया से पाकिस्तान होती हुई और फिर अरब सागर में अपना जल प्रवाहित कर देती है। पूर्णा रिवर जो है ये भी अरब सागर में गिरती है, साबरमती भी अरब सागर में बहती है। इस तरीके से कई छोटी बड़ी नदियाँ हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट नदियों की लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे, रेवा नाम से भी इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात से होती हुई अरब सागर में बहती है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी पेनिनसुलर
रिवर भी नर्मदा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द समर क्रॉप सीजन इन इंडिया? तो इंडिया में जायद की फसल का सीजन जो होता है वो गर्मियों का मौसम होता है। जायद की फसलें जो होती हैं इनको कम पानी की ज़रूरत होती है, इसकी वजह से ये गर्मियों में आसानी से उगाई जा सकती हैं। इनकी जो वृद्धि अवधि है वो कम होती है। जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं? तो इसमें बेसिकली ककड़ी है, तरबूज है, करेला, खीरा, खरबूजा, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, लौकी, तरोई, टमाटर, ये सभी शामिल होती हैं। मिर्च भी इसी में शामिल है। अब इसके अलावा में अगर हम लोग रबी की फसलों को डिस्कस करें तो इसमें आता है गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, रिजका, मसूर, आलू, ये सभी रबी की फसल में आते हैं। खरीफ की फसल को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें शामिल है चावल है, गन्ना और जूट है, कपास, बाजरा, मक्का, ये सभी खरीफ की फसलों में आते हैं। खरीफ की फसलें जो होती हैं मानसून के टाइम पर बोई जाती हैं बेसिकली। जो रबी की फसलें हैं ये सर्दियों में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर के मंथ में सर्दियों में बोई जाती हैं, और मानसून के समय में बोई जाती हैं खरीफ की फसलें। जायद की फसलें इन दोनों के बीच में बोई जाती हैं गर्मियों के मौसम में। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की संसद से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, लगभग हर बार एक आधा क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। 2011 के सेंसस से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एसएससी जीडी में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है सिक्किम। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में देखने को मिलती है और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश में। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडिया की 68.8% हिस्सा जो है भारतीय लोगों का वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इंडिया की अगर लिटरेसी की बात करें तो भारत में साक्षरता दर थी 74.04% 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। जनसंख्या घनत्व जो है भारत का पूरा पॉपुलेशन डेंसिटी ये 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। और हिस्ट्री में अगर देखें तो भारत की जो आबादी है उसमें सबसे कम वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई 2001 से 2011 के दशक में। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब